हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 13 से नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। तो प्रोटीन जो है ये हमारा बॉडी ब्लीड करने का जो बेस होता है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो भाई इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है ना, वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो भी प्रोटीन की आवश्यकता हर इंसान में अलग अलग होती है। अपार्ट फ्रॉम एज, सेक्स एंड other physiological variable factor like infection, warm infection and emotional disturbance and stress situation can affect a person प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो भाई कितनी सारी चीजें हैं जिसमें हमारी अलग अलग हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम एज, सबसे पहले तो उम्र है। उम्र के हिसाब से देखेंगे, लिंग के हिसाब से, मेल और फीमेल्स के हिसाब से भी ये देखा जाता है। और शारीरिक जो हमारी चीजें होती हैं, यानी कि शारीरिक रूप से जो वेरिएबल होते हैं, उसके अलावा हमारा इन्फेक्शन, जो हमारे फैक्टर लाइक जैसे कि इन्फेक्शन है, वर्म इन्फेक्शन होते हैं, किसी भी जो हमारे कीट पतंग या किसी भी चीज से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं। जो हमारी भावनात्मक चीजें होती है, भावनात्मक डिस्टर्बेंस जो हो जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हम इसको बोलते हैं, परेशानी हो जाती है और बहुत ज्यादा तनाव की जो सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो इस तरीके की जो हमारी परिस्थितियां होती है, परिस्थितियां भी व्यक्ति की प्रोटीन की जो जरूरत है उसको प्रभावित कर सकती है। तो ये हमारा क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है पर्सन प्रोटीन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हर पर्सन में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है इसकी, प्रोटीन की। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई इसमें हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का असेसमेंट जब हम करके देखते हैं, आंकलन करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले प्रोटीन की क्वालिटी देखेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन की क्वालिटी बेस भी अगर हम देखते हैं तो द क्वालिटी ऑफ ए प्रोटीन इज असेस्ड बाय द कंपैरिजन ऑफ द रेफरेंस प्रोटीन व्हिच इज यूजुअली एग प्रोटीन। टू मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ प्रोटीन क्वालिटी नीड बी मेंटेन। तो भाई इन्होंने बताया कि किसी भी प्रोटीन की अगर हम क्वालिटी देखेंगे, यानी कि उसके गुण अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो गुणवत्ता अगर हमने असेसमेंट करनी है, यानी कि आंकलन करना है गुणवत्ता का, तो उसमें प्रोटीन जो है वो आमतौर पर जैसे कि अंडे का प्रोटीन होता है, जो रेफरेंस हमारा जो दिया गया है। तो इन्होंने बताया कि आमतौर पर जो प्रोटीन की तुलना जब हम करते हैं या आंकलन उसका करते हैं, तो प्रोटीन से तुलना करके किया जाता है। प्रोटीन की जो भी क्वालिटी हमारी होती है, अगर उसका असेसमेंट किया जाए तो उसमें दो विधियां हमारी पाई जाती है कि दो विधियों से हम इसको जान सकते हैं कि प्रोटीन की गुणवत्ता जो है किस चीज में ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अमीनो एसिड सोर्सेज। तो अमीनो एसिड सोर्सेज में जो मेजर किया जाता है हमारा, तो इसमें जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इच एसेंशियल अमीनो एसिड इन द टेस्ट प्रोटीन ऑफ द एक्सपर्ट्स एज ए परसेंटेज ऑफ द अमीनो एसिड इज द रेफरेंस प्रोटीन। तो इन्होंने बताया कि अमीनो एसिड स्कोर जब हम चेक करते हैं, तो अमीनो एसिड स्कोर के अंदर क्या हो जाता है, ये जो टेस्ट हमारा किया जाता है, जो हमारा प्रोटीन का जो टेस्ट किया जाएगा, तो इसमें हर एक आवश्यक अमीनो एसिड का जो कंसंट्रेशन होती है उसका माप लिया जाता है। और उसी से हम ये तय करते हैं कि प्रोटीन में वो जो अमीनो एसिड है वो कितने प्रतिशत रूप से व्यक्त किया जाता है, कि भाई कितने अमीनो एसिड कितने हैं उसके अंदर। उसी से हम ये मानते हैं कि अमीनो एसिड स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ही हम जानते हैं कि भी इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है वो हमारी कितनी होगी। तो इसमें नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ 1 अमीनो एसिड पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितने मिलियन जो है अमीनो एसिड हमारे होंगे, और अमीनो एसिड स्कोर इसके अंदर दिया गया है। और इसमें जो है मल्टीपल 100 से करेंगे। और नंबर ऑफ mg ऑफ सेम अमीनो एसिड पर ग्राम ऑफ एग प्रोटीन। तो इसमें जो ग्राम दिया गया हमारे अंडे के प्रोटीन में समान अमीनो अम्ल की जो मिलीग्राम की जो मात्रा होती है उसमें दिया जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है और उसमें मल्टीपल किया जाता है फिर 100 से। तो उसमें हमारी निकाली जाती है कि इसमें प्रोटीन क्वालिटी कितनी है। तो ये हमारा प्रोटीन को असेसमेंट करने का एक तरीके का मेथड होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो भाई इसमें हम देखेंगे डाइटरी इनटेक। ठीक है, तो भाई डाइटरी इनटेक के अंदर हमारा इसमें दिया गया है कि इट इज द कस्टमरी ऑफ द एक्सेस ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज टर्म ऑफ ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो इन्होंने बताया कि प्रोटीन की जो जरूरत होती है हमारे शरीर में, तो शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम में व्यक्त करना हमारा सही रहेगा, क्योंकि वैसे ही किया जाता है। ठीक है, तो कस्टमरी जो मतलब कि एक परंपरागत जो चीजें हो जाती है ना, कि किस तरीके से हम पता लगाए कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से ही हमारा चेक किया जाता है, यानी कि बॉडी का वेट देखेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम में व्यक्त करना ही हमारा सही रहता है, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारा कितने किलो वजन है और उसके हिसाब से कितने प्रोटीन की जरूरत इसमें होती है। This principle apply to all age group, although adults of the addition in unit of gram of protein per day are made for pregnancy and lactation। तो इसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि हमारे जो सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें, तो इसमें जो हमारा एज ग्रुप जो होता है वो इसके अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो आयु समूह में इसमें लागू होता है, यानी कि गर्भ अवस्था या फिर हमारी जो दूध पिलाने वाली जो माताएं होती हैं,
ठीक है। तो उस दौरान जो है प्रोटीन की जो हमारी दिनचर्या में लेने वाली जो मात्रा होती है वो हमारी ग्राम में विभाजित की जाती है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से करेंगे हम, ग्राम में एडिशन किया जाएगा, यानी कि विभाजित, भाग करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारी जो प्रोटीन की मात्रा जो स्तनपान करने वाली या प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो दिन में जितना भी हमारा उसके दौरान प्रोटीन जो हर रोज जो लेती है जितनी भी मात्रा में, तो उसको ग्राम से क्या करेंगे, एडिशन यानी कि विभाजित कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा आईसीएमआर यानी कि इंटरनेशनल काउंसलिंग के हिसाब, मेडिकल के हिसाब से अगर हमारी देखी जाए तो एक्सपर्ट ग्रुप सजेस्टेड एंड द इनटेक ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर एडल्ट मेल एंड फीमेल्स ऑफ एज्यूमिंग ऑफ द एनपीयू एन 65 फॉर द डाइटरी प्रोटीन। तो इन्होंने बताया है भाई, जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं यानी कि जो रिसर्चर हैं, एक्सपर्ट जो हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि भाई हमारी जो हम डाइट के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा लेते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन की 65 जो हमारे जो एनपीयू यानी कि नॉन परफॉर्मेंस जो हमारी परचेजिंग जो यूनिट होती है, तो इसमें बोला जाता है नॉन परफॉर्मेंस परचेजिंग यूनिट इसको बोला जाता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो 65 ANPU को मानते हुए जो हमारे जवान पुरुष और जो जवान महिलाएं होती है उनके लिए प्रति किलोग्राम शरीर के का जो वेट होता है उसके हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन के सेवन का सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात कि भाई जो हमारे पुरुष और जो महिलाएं होती हैं उनको प्रति किलोग्राम यानी कि शरीर का जो हमारा वजन होता है प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन जो है उनको खाना चाहिए, ये सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट इन्होंने बताया है, ये हमारा डाइटरी प्रोटीन का बताया है। ठीक है, तो आहार प्रोटीन के लिए 65 बताया, 65 एनपीयू के हिसाब से। अब जो टेबल हमारी 22 दी गई है, तो प्रोटीन इनटेक जो है इंडिविजुअल का उसके अंदर दे दिया गया है और डिफरेंट एज और हमारे फिजियोलॉजिकल स्टेट के हिसाब से उसमें सारा का सारा दिया गया है। यानी कि उसमें बताया गया है कि प्रोटीन जो है वो एज के हिसाब से और अगर हमारी जो शारीरिक अवस्था जो है उसके हिसाब से प्रोटीन की मात्रा उसके अंदर दर्शाई गई है और उसी के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वेनरेबल्स ग्रुप हमारा आ जाता है। तो वेनरेबल्स जो हमारा ग्रुप होता है इसमें हमारे वेनरेबल ग्रुप होता है जो हमारा कमजोर ग्रुप होता है, कमजोर समूह होता है। कमजोर समूह के अंदर पता ही है कौन से आ जाते हैं, हमारे जो बिल्कुल इन्फेंट होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे वेनरेबल ग्रुप के अंदर आते हैं। द प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन आर इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें गर्भ अवस्था के दौरान जितनी भी हमारी महिलाएं होती हैं उनको प्रोटीन, उनकी जो प्रोटीन की जो जरूरत होती है ना वो बढ़ जाती है, ये तो बढ़ती ही है, इसमें हर चीज की जरूरत बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। फॉर 10 kg Destination's weight gain of the requirement increased by the 17 and 23 grams day in first and second and third trimester of respectively and during। तो भाई इसके अंदर जो है हमारा जो वेट है वो 10 किलोग्राम वजन बढ़ने पर जो हमारी पहली और दूसरी और तीसरी इसमें बताएगी ना, ट्राइमेस्टर दिएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर, तो भाई हमारी पहली दूसरी और तिमाही की जो हमारी जो जरूरतें होती है वो 1 से 7 और जो हमारा 1 7 से लेकर के हमारा जो 23 ग्राम तक। ठीक है, तो 23 ग्राम तक हमारा जो हर रोज जो है वो बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे वेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट भी हमारी बढ़ती जाती है पहले दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर के अनुसार। ठीक है, और ये कब बढ़ती है, ये बढ़ती है प्रेगनेंसी के दौरान, नॉर्मल इंसान की नहीं बढ़ती है, ये बढ़ती है गर्भवती जो महिला होती है। रेसिडेंटल जो हमारा वेट होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा वेट बढ़ता है ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट जो हमारा इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है रिलेटिव प्रोटीन वैल्यू ऑफ सम फूड। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसमें हमारा किससे रिलेटेड दी गई है, प्रोटीन से रिलेटेड दी गई है। कुछ फूड है हमारे जिनकी जिसमें हमारे प्रोटीन वैल्यू से रिलेटेड जो चीजें दी गई है। तो टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय प्रोटीन, तो इसमें जो फिश होती है, ठीक है, इसमें हमारे किलो कैलोरी और प्रोटीन कितना होता है फिश में, और जो हमारा एक्चुअल किलो कैलोरी कितनी होती है, और ये हमारी परसेंटेज इसके अंदर दी गई। मिल्क के अंदर कितना होता है, ठीक है, दाल के अंदर हमारा कितना होता है, दाल में 350 होता है, फिश के अंदर हमारा 100 होता है, दूध के अंदर 67 होता है, राइस के अंदर 350 किलो कैलोरी तक इसका तो प्रोटीन की मात्रा दी गई है हमारी। जैसे कि फिश में ये किलो कैलोरी दी गई है, लेकिन फिश में जो प्रोटीन होता है ग्राम के हिसाब से वो 20 होता है। मिल्क के अंदर 3.2 होता है, दाल के अंदर 21 पॉइंट होता है। तो देख सकते हैं दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, फिश से भी ज्यादा। ठीक है, और राइस के अंदर है उसमें अलग से दिया गया, पोटैटो है, बनाना है, और जितने भी हमारे जो टपेको जो हमारी चीजें होती है। लेकिन इनमें सारी की सारी जो चीजें दी गई है वो हमारा फूड दिया गया है, किलो कैलोरी के हिसाब से दिया गया। भाई फिश है वो 100 किलो कैलोरी है, तो उसके अंदर 100 किलो कैलोरी में हमारा 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ये दे रखा है इसमें। दूध है अगर हमारा 67 किलो कैलोरी है और उसके अंदर 3.2 प्रोटीन मिलेगा, ये चीज इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, और कुछ फूड है और इससे रिलेटेड हमारा प्रोटीन इसके अंदर ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट। तो भाई हमारी जो डाइट होती है उसमें अमीनो एसिड की जरूरत कितनी होती है, तो अमीनो एसिड की आवश्यकताएं, अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोटीन इनटेक मस्ट आल्सो
सेटिस्फाई द नीड फॉर एसेंशियल अमीनो एसिड। तो भी प्रोटीन का जो सेवन है वो बहुत ही आवश्यक अमीनो एसिड की जो हमारी आवश्यकता होती है ना, तो वो भी इसमें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो 2007 WHO एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट ऑन एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट गिव करंट एस्टिमेट ऑफ अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट्स, दीज आर लिस्टेड इन टेबल 21। तो ये तो हम जो 21 टेबल है उसी के अंदर देखेंगे, वहां पे लिस्ट दी गई है कि हमारे WHO जो एक्सपर्ट है, जो हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है उसकी रिपोर्ट के द्वारा जो हमारी एनर्जी जो मिलती है हमें, यानी कि अमीनो एसिड जो आवश्यकताएं हमारी जो पूरी होती हैं वो सारी की सारी एनर्जी से संबंधित जो हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है अमीनो एसिड के द्वारा, वो सारी की सारी टेबल के अंदर मिलेंगी। तो WHO के द्वारा जो है लिस्टेड की गई है। तो इसमें जो हमारे न्यू टिश्यू कैन नॉट बी फॉर्मेड अनलेस ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड EEA पर प्रेजेंट इन द डाइट। तो इन्होंने बताया है अगर हमारी डाइट के अंदर जरूरी अमीनो एसिड अगर नहीं होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे जो नए जो टिश्यू बनते हैं उनका निर्माण नहीं हो पाएगा, नए टिश्यूज नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर अमीनो एसिड जो है हमारी डाइट के अंदर शामिल नहीं होगा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ EAA डिस्क्रीज स्प्रेली ऑफ वन एडवांस्ड इन एज। और इसमें क्या हो जाएगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड की जो हमारी आवश्यकता है वो तेजी से घटती जाती है। जैसे कि उम्र हमारी बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ उसकी जरूरत भी कम होती चली जाएगी, और वो भी तेजी से। और जो भी हमारी जो क्वांटिटी ऑफ दिस डाइट ऑफ मोर क्रिटिकल फॉर द इन्फेंट देन फॉर एडल्ट। तो वही जो हमारे जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको जो डाइट दी जाती है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारी क्वालिटी होती है वो हमारे जो जवान होते हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि बड़ों से ज्यादा बच्चों के अंदर अमीनो एसिड की जो हमारी क्वालिटी होती है वो होनी जरूरी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो टिश्यूज का जो निर्माण होना होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अभी नेक्स्ट हमारी जो 21 टेबल है इन्होंने बताया एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो हमारी जरूरी अमीनो एसिड जो होते हैं जिनकी जरूरत होती है एक जवान आदमी को, वो WHO के हिसाब से जो लिस्टेड की गई है तो वो इसमें दी गई है सारी की सारी। जैसे कि में हिस्टडीन दी गई है, तो हिस्टडीन जो है वो हमारी एमजी दी गई है 10। तो ये हमारे अमीनो एसिड के नाम है सारे के सारे, ये हमारे अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इसमें आइसोल्यूसिन दिया गया है, आइसोल्यूसिन 20 जो होता है वो हमारा 30 होता है। ठीक है, लूसीन दिया गया है, इसमें लाइसिन दिया गया है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, सारे के सारे अमीनो एसिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेथियोनिन हमारा इसमें दिया गया है। ठीक है, सिस्टीन इसके अंदर दिया गया है, मिथियोनिन इसके अंदर दिया गया है, मिथियोनिन जो सिस्टीन हमारा होता है, थ्रेओनिन इसके अंदर दिया गया है जो सिस्टीन होता है, फेनियनिन इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, और इसमें हमारा टायरोसिन इसके अंदर दिया गया है, और वही इसके अंदर जो हमारा ट्राप्टोफैन है वो भी दिया गया है, वैलिन भी दिया गया है। तो हमारा टोटल जो अमीनो एसिड है वो हमारा 184 जो है इसका टोटल दिया गया है, ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। ठीक है, तो टोटल है जो हमारा वो कितना हो गया ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे WHO के द्वारा रेकमेंड किए गए हैं कि भी ग्रोथ के लिए, बच्चों को डेवलपमेंट के लिए और हमारी बॉडी में टिश्यूज के निर्माण के लिए ये अमीनो एसिड बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक प्रोटीन जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विराम।